भविष्य में पूरी पृथ्वी की इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने की वजह से चारों तरफ अंधकार हो गया था। ग्लोबल गवर्नमेंट ने तो यह भी बोल दिया कि अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की जा सकती, लेकिन इससे इतनी खतरनाक कंडीशन सामने आ जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एवा और नेल नाम की दो लड़कियों को दिखाते हुए। एवा बहुत ही ज्यादा अच्छी डांसर थी और वह अपनी कंट्री को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहती थी। इसके लिए एवा ने बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन की होती है और आज भी वह लगातार डांसिंग प्रैक्टिस करती ही रहती। वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन नेल एकदम उल्टा थी। उसे तो अपने करियर के बारे में बिल्कुल भी टेंशन ही नहीं थी। अपने दोस्तों के साथ चिल करना और अपनी लाइफ एंजॉय करना, यही उसका पैशन था। लेकिन उन्हें जरा भी नहीं अंदाजा कि थोड़े समय में वह बहुत ही खतरनाक कंडीशन का सामना करने वाले हैं। एवा और नेल अपने फादर बैन के साथ रहा करते थे, जो कि सिटी वाले इलाके से बहुत ही ज्यादा दूर होता है, फॉरेस्ट के बीचों बीच। बैन ने तो काफी सारे पैसे लगाकर इस जगह पर एक फार्म हाउस बनाया था, ये सिर्फ इस इंटेंशन से कि वह अपनी फैमिली के साथ आराम से रह सके। सभी लोगों के लिए यहाँ अलग अलग कमरे होते हैं और काफी स्पेस होता है, जितना सिटी में कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो बन द्वारा सबसे बेस्ट यही प्लान था कि उसने उतने पैसों का यहाँ पर फार्म हाउस बनवा लिया। अब यहाँ हमेशा की तरह एवा डांस प्रैक्टिस कर रही थी और उसकी बहन नेल ऑनलाइन कुछ कंटेंट सर्व कर रही थी। उनके फादर भी अपने काम में बिजी थे। लेकिन तभी अचानक चारों तरफ ब्लैकआउट हो गया। सारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और पावर कट होने के कारण चारों तरफ अंधकार हो जाता है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वह सभी फ्लैशलाइट ऑन करके इसका रीजन चेक करने लगी कि ये पावर कट अचानक कैसे हो गया। वैन बहुत ही ज्यादा परेशान था, जो सर्किट बोर्ड के यहाँ पर जाकर चेक करता है। अब यहाँ नेल को याद आता है कि उसने कार में एक और फ्लैशलाइट रखी थी, जिसे कि वो लेने के लिए चली गई। उसने अपनी कार के अंदर से फ्लैशलाइट ले तो लिया, लेकिन जब वो वापस आ रही थी तो उसने कार को खुला ही छोड़ दिया था। इसका रिजल्ट यह निकला कि कार कभी बंद ही नहीं होती और वह वैसे ही बैटरी की बदौलत चलती रहती है। बैन और उसकी बेटियों को यही लगा कि पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई है और कल तक वह ठीक भी कर देंगे। इसी होप में वह पूरी रात आराम से गुजार लेते हैं। लेकिन जब सुबह हुई और बेन अपनी कार के पास जाकर चेक कर रहा था, तो कार चालू ही नहीं होती, क्योंकि उसकी बैटरी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। यह तो होना ही था, क्योंकि कल रात नेल ने गलती से कार को ऑन ही करके रख दिया था। अब कार ना होने के कारण वह सभी फॉरेस्ट से बाहर शहर की तरफ जा ही नहीं सकते। बन बहुत ज्यादा सोचने लगा था कि आखिर बैक टू बैक पावर सप्लायर्स कैसे खत्म हो रहे हैं। वो तो अपनी गराज के अंदर से दूसरी बैटरी लेने चला गया और साथ में उसे एक रेडियो भी मिल जाता है। ये रेडियो चल रहा था, जिसे वह अपनी बेटियों के सामने लाकर प्ले करने लगा। उसमें अचानक एक नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ बातें बताई जा रही थी। ध्यान से सुनने पर यह पता चला कि गवर्नमेंट कह रही थी कि चारों तरफ के पावर सप्लाई करप्ट हो चुके हैं और पता नहीं ये सारी चीजें कब तक रिकवर हो पाएंगी। गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सेंटर्स भी खराब हो चुके हैं और अब तो गवर्नमेंट सिटीजन्स को यही कह रही थी कि आप सब घर में रहें और अपने रिसोर्सेज जमा करके रखें। जब तक कोई सेशन नहीं निकल जाता, आपको रात के समय बाहर नहीं निकलना है। अब तो इस मोमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ एक बड़ी पेंडेमिक का सिचुएशन आ चुकी है, जहां इंसानों को घर के बाहर ना निकलते हुए अपने घर के अंदर ही बैठना है। बहन और उसकी बेटियां थोड़ा सा डर रहे थे, क्योंकि वह सिटी में नहीं रहे थे, बल्कि अभी फॉरेस्ट के एक सुनसान इलाके में है, जहां पर कोई भी आ सकता है और इस जगह पर तो उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं बच पाएंगे। यानी ये बात साफ थी कि उन्हें कार ठीक करके वापस शहर में जाना ही होगा। खैर, कुछ दिनों तक वह उसी जगह पर रहते हैं, लेकिन एक दिन बेन ने अपना दिमाग लगाते हुए चैन शॉप मशीन निकाली और उस मशीन की मोटर की मदद से अपनी कार को चालू कर लिया। इस बात से उसकी दोनों बेटियां बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती हैं। तो अब देर किस बात की थी। तीनों कार में बैठते हैं और सीधा निकल पड़ते हैं शहर की तरफ। रास्ते में उन्हें कई सारे घर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह पूरी तरीके से खाली और शांत होते हैं। जो पड़ोसी उनके साथ इसी तरीके से घरों में रहा करते थे, वह तो दिखाई नहीं दे रहे थे। हो सकता है कि इस न्यूज के बाद वह सभी लोग शहर की तरफ गए हों। बेन और उसकी बेटियां कार को लगातार ट्रैवल कराते हुए शहर में पहुंच गए और वह तुरंत ही एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाने का ट्राई करते हैं। अंदर की तरफ पहुंचते ही पता चला कि सारे रिसोर्सेज लोगों ने पहले ही ले लिए, क्योंकि चारों तरफ पावर सप्लाई खत्म होने की वजह से सभी को रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे। पता नहीं यह कितने समय तक रहने वाला है, इसीलिए सभी पहले से ही तैयारी कर रहे थे। अब अचानक स्टैन नाम का एक आदमी बंदूक लेकर उनके सामने आ जाता है। बन को थोड़ा सा डर लगा कि यह हम पर हमला तो नहीं करने आया, लेकिन स्टैन ने बताया कि यह मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है, क्योंकि कई सारे लोग शॉप के अंदर घुसकर सामान को लूट लेते हैं। लेकिन यहाँ बैन उसे समझाता है कि हम इसके पूरे पैसे देंगे। बेन अब अपनी बेटियों के साथ शॉप के अंदर घूमता है और अपनी जरूरत की सारी चीजें लेने लगता है। थोड़ी मोटी चीजें वहाँ पर बची हुई थी, जैसे कि कैन फूड्स और कई सारे पैकेजिंग प्रोडक्ट्स। अपनी पूरी शॉपिंग करने के बाद बन ने उसे पैसे दिए और स्टैन ने तो खुश होकर बन की फैमिली को फ्री फूड ऑफर कर दिया। यानी अब बन के पास काफी अच्छे खासे रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिसे वह कई दिनों तक चला सकता है।
अब बन सीधा अपनी दोनों बेटियों के साथ शहर के अंदर आ गया था, जहां उसका पुराना घर होता है। इस पूरे खतरनाक कंडीशन के बीच में भी एवा निकल पड़ती है अपने डांस क्लास के लिए। यानी अभी तक सभी को इस खतरे का अंदाजा हुआ भी नहीं था। एवा को तो अपना डांस ही इम्पोर्टेंट लग रहा होता है, जैसे यही उसकी दुनिया है। वहीं नेल चली गई थी अपने दोस्तों और बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि कई दिनों से तो उनकी बातचीत भी नहीं हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एकदम से बंद हो गए होते हैं, लेकिन देखकर लग रहा था कि वह दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश हैं। अब यहाँ रात के समय बेन अपनी बेटी को लेकर कार में कहीं तो जा रहा था। उन्हें इस तरीके से नाइट ड्राइविंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर वह सड़क के किनारे देखते हैं कि कोई आदमी बहुत ही मदद के मारे रो रहा है। इन्हीं रीजंस की वजह से बन ने अपनी कार वहीं पर स्टॉप कर दी और बाहर निकलकर उसकी मदद करने चला गया। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब बन के ठीक सामने दो लोग पहुंच चुके थे और उनके हाथों में लिटरली गन होती है। इससे तो कोई भी डर जाएगा, क्योंकि वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। इससे तो कोई भी डर जाएगा, शायद वह उसके ऊपर फायर भी कर दे। लेकिन बन बड़ी चालाकी से कार के अंदर बैठता है और अपनी बेटी को लेकर वहां से दूर चला जाता है। उसे नहीं समझ रहा था कि आखिर उस आदमी को यह दोनों क्यों पकड़ कर रखे हुए हैं। उन दोनों का कुछ बुरा ही इंटेंशन होगा जो इस तरीके से लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। खैर, फिलहाल बन के पास इन चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि उनकी बेटियों की प्रोटेक्शन करना और इस खतरनाक कंडीशन में सर्वाइव करना। वो सभी रिसोर्सेज लेकर कल रात ही अपने फार्म हाउस में वापस आ चुके थे। इसी तरीके से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नामो निशान नहीं था। गवर्नमेंट के सोल्जर्स ने भी प्रोटेक्शन करने के लिए मना कर दिया होता है, क्योंकि उनके भी परिवार काफी मुसीबत में है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो पावर फेलियर के कारण पूरी तरीके से गवर्नमेंट ध्वस्त हो चुकी है। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये सारी चीजें इतनी जल्दी हो जाएंगी, वो भी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के पूरी तरीके से खत्म होने की वजह से। इसके बारे में उसने तो कभी सोचा ही नहीं था। बैन तो अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठकर यही डिस्कस करता है कि अब तक तो हम रिसोर्सेज पर सर्वाइव कर ले रहे हैं, लेकिन हमें आगे का सोचना पड़ेगा कि कैसे रिसोर्सेज खत्म होने पर हम बाकी चीजों को फाइंड आउट करें। बेनी ये भी बताता है कि मैंने अपने फार्म में कुछ मुर्गियां और एनिमल्स पाल रखे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें मार कर खा सकते हैं। यानी अगर वह सभी अपनी अच्छी तरीके से टेक्निक लगाएं तो कई दिनों तक जिंदा रहा जा सकता है। एमा को तो टेंशन हो रही थी कि वह अपने डांस को नेशनली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। वहीं नेल बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पा रही थी। यानी यहाँ पर मरने की कंडीशन आ चुकी है। लेकिन नेल को अपने बॉयफ्रेंड से फुर्सत ही नहीं। उसे सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसके बाहों में सोना था। अब ऐसी बेटी पाकर तो बैन एकदम से धन्य हो गया था, लेकिन फिलहाल बाकी बातों पर ध्यान देने के बजाय सर्वाइवल पर ध्यान देना है। अब कुछ दिन यहाँ इस तरीके से बीत जाते हैं और हमें दिखाया गया कि बन चेस और मशीन की मदद से पेड़ काट रहा है। लकड़ियों की जरूरत लगेगी ताकि आग जलाई जा सके और बहुत सारी जंगली जानवरों को उनसे दूर रखें। अब इस पूरे प्रोसेस में वो लगातार काम तो कर रहा था। बाकी दोनों बेटियां घर पर बैठकर मजे कर रही होती हैं, लेकिन अचानक एक स्क्रू बहुत ही ढीला हो गया और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो चेस और मशीन सीधा डिसबैलेंस होकर उसके पांव पर लग जाती है। वेनिस से बहुत तेज चिल्लाया, क्योंकि उसके था पर गहरी चोट हो गई थी। उसकी बहुत तेज चिल्लाने की आवाज सुनते ही दोनों बेटियां भागते हुए फॉरेस्ट की तरफ आने लगी। वह जल्द से जल्द अपने फादर को देखती है तो पता चला कि उनके पैर पर काफी बड़ा कट लग चुका है और इससे उनकी इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि बचाना मुश्किल था। उनके पास ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे और उन दोनों बच्चियों को पता भी नहीं था कि इसे ठीक कैसे किया जाए। बेचारा बन बहुत ही ज्यादा तड़पने लगा और उसे हॉस्पिटल भी नहीं लेकर जाया जा सकता, क्योंकि सिटी का डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वहां तक पहुंचते ही बन की जान निकल जाएगी। बैन अपने अंतिम मोमेंट पर सिर्फ इतना ही कह रहा था कि तुम दोनों साथ रहना और जो भी हो जाए तुम दोनों को सरवाइव करना है इस कंडीशन के थ्रू। एवरेनल बहुत ही ज्यादा रोने लगे थे और उन्हें समझ नहीं रहा था कि वह अपने फादर को कैसे बचाएं। फिलहाल वो दोनों उसे पकड़कर रो ही रहे थे तो पता चला कि उसके फादर मर चुके हैं। बहन ने तो मरने से पहले अपनी आखिरी सांसों में भी अपनी बेटियों की सलामती मांगी। यह जानने पर कि उनके फादर अब नहीं रहे, वह दोनों काफी ज्यादा रो रही थीं। वह मोमेंट बहुत ही ज्यादा दुखद था, क्योंकि इन दोनों बच्चियों ने अपनी मदर को भी कई साल पहले खो दिया था और अब इस कंडीशन में आने के बाद जब उन्हें अपने फादर की सबसे ज्यादा जरूरत है, वह भी उन दोनों को छोड़कर ऐसे ही चले गए। रो रो कर दोनों बेटियों का बुरा हाल हो चुका था, लेकिन फिर भी वह कैसे भी अपने आप को संभालते हैं। उन्होंने अपने फादर का फ्यूनरल के लिए एक गड्ढा खोदा और डेड बॉडी उनकी उसके अंदर रख दी। अच्छी तरीके से उन्हें दफनाने के बाद वह दोनों वापस अपने फार्म हाउस में आ जाते हैं। वह दोनों फ्रेश होने चले गए थे, लेकिन उनके दिमाग में कई सारी चीजें घूम रही थी। उनके अंदर मानो जीने की होप ही नहीं बची हो अपने फादर के जाने के बाद। और अगर इस समय पर भी नेल को अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही है तो वो
सबसे वर्स्ट जनरेशन की वर्स्ट लड़की है। अब इस तरीके से उन्हें पूरे 20 दिन बीत जाते हैं। जितने भी रिसोर्सेज उनके पास बचे हुए थे वह उसे मिल बांट कर खाते रहते, लेकिन अभी तक उनके मन से उनके फादर का ध्यान गया नहीं होता। रुक रुक कर उन्हें याद आती रहती और वह रोते रहते। अब तो उनके पास बचे हुए रिसोर्सेज भी खत्म होने आ चुके थे। उन दोनों में से इतना ज्यादा किसी को भी नहीं आइडिया था कि आखिरकार आगे कैसे सरवाइव करेंगे। अब एवा पता नहीं क्यों 2 गैलन फ्यूल लेकर आ जाती है और नेल के सामने रखकर ये बताती है कि इसे हम जनरेटर में डालेंगे। पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को वापस ला सकते हैं कुछ समय के लिए। एमा दरअसल उसी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कुछ टीवीज ऑन करना चाहती थी जिसमें कि वह अपने पेरेंट्स की वीडियोस देख सके। अगर थोड़ी ही देर के लिए वो उन्हें देख लेगी तो उसके मन को शांति मिलेगी। लेकिन नल इस बात से एकदम मना कर देती है क्योंकि यह फ्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनमें से एक फ्यूल भी लाने के लिए हमें शहर जाना पड़ेगा जो काफी कॉस्टली पड़ सकता है। तो इस तरीके से फ्यूल को वेस्ट करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों बहनों के बीच काफी बहस होने लगी और वह तो झगड़े पर उतर आती हैं। एवा नेल के बीच काफी हीट अप मोमेंट क्रिएट हो गया था और वह दोनों तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते, जबकि उनके फादर ने जाते हुए सिर्फ यही कहा था कि तुम दोनों एक साथ रहना और आगे बढ़ना। यहाँ तो वह बहनें उल्टा ही कर रही थी। थोड़ी देर में जब नेल अपने फार्म में आती है तो उसने एक शॉकिंग चीज देखी। सारे चिकन्स जो रखे गए थे उन्हें किसी ने मार दिया है। प्रोबेबली ये किसी जंगली जानवर या फिर फॉक्स का काम होगा जो सारे चिकन्स को खाकर यहाँ से भाग गया। अब मीट का सोर्स तो उनका पूरी तरीके से बंद हो चुका था। उन्हें कुछ और ट्राई करना होगा जिससे वह अपना पेट भर सके। नेल तो बीन्स और कई सारे बारबेक्यू सॉसेस बनाती है जो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वह सर्व कर रही थी अपने और अपने बैन के लिए। बट जब एवा थोड़ी देर में वहाँ पहुँचती है तो वह अभी भी गुस्सा थी। उसने तो खाने से ही मना कर दिया और नेल से वह अच्छे से बात नहीं कर रही थी। नेल भले ही छोटी थी और अपनी लाइफ में एकदम चिल कर रही होती है, लेकिन इस कंडीशन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ साफ दिखाई दे रही थी अपनी बड़ी बहन के मुकाबले। वो अपने फादर के बताए गए नक्शे कदम पर चल रही होती है, पर उन दोनों को इस सिचुएशन में एक साथ कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ एक रात जब नेल सो रही थी और उसकी अचानक नींद टूट जाती है तो उसे अपनी बहन एवा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। नेल इस बात से बहुत ही परेशान हो गई और पूरे घर के अंदर ढूंढने लगी, लेकिन उसे एवा कहीं भी दिखाई नहीं देती। इस बात से एकदम परेशान होकर नेल सीधा फॉरेस्ट की तरफ भागने लगी अपनी बहन का नाम चिल्लाते हुए, क्योंकि अब इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ उसकी बहन ही बची हुई है। वो अगर नहीं रहेगी तो नेल को अकेली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। नेल तो एक मोमेंट पर इतना ज्यादा डर गई कि वह जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, बट बाद में पता चला कि नेल एक सपना देख रही है। उसकी बहन एवा तुरंत ही नेल के पास आकर उसे शांत कराती है कि वह डर क्यों रही थी। नेल को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर एवा समझ गई और वह उसे जाकर कंफर्टेबल फील कराती है। उन दोनों के बीच जो भी नाराजगी चल रही थी दोनों ने ही उसे हटा दिया, क्योंकि वह साथ में ही रहकर आगे बढ़ सकते हैं। अब इस तरीके से जितने भी रिसोर्सेज उनके पास बचे हुए थे वो उसे लेकर अच्छी तरीके से दिन काटने लगे। नेल को तो अपने सोफे के ऊपर एक छोटा सा अंडा मिलता है और उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने तुरंत ही अंडा तोड़ा और उसे खा गई। एवा को जब यह पता चला तो वह काफी गुस्सा होती है, क्योंकि एटलीस्ट उसे शेयर करना चाहिए था। इस बात से उन दोनों के बीच में फिर से बहस चढ़ जाती है, लेकिन इस बार बात आगे बढ़ पाती है। उससे पहले दरवाजे पर दस्तक होती है। काफी डरते हुए नेल ने तो अपने फादर की गन उठा ली थी और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। ये ऑब्वियस बात थी कि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और उनके घर पर ऐसे कोई भी अजनबी आ सकते हैं जो उन्हें लूटना चाहते हो। इसीलिए अब एकदम चौकन्ने होकर दोनों बहनें दरवाजे के पास जाती हैं। तुरंत ही जब दरवाजा ओपन किया गया तो पता चला कि सामने तो एक लड़का खड़ा हुआ है। इसका नाम इथेन था और ये कोई और नहीं बल्कि नेल का बॉयफ्रेंड होता है, जो इतनी दूर से चलकर यहाँ पर सिर्फ उसके लिए आया था। लेकिन साथ में उसकी बड़ी बहन एवा होती है। इसीलिए इथेन ने अपना जवाब चेंज कर दिया कि वह इस जगह से गुजर रहा था और बहुत तेज बारिश आने के कारण उसे एक शेल्टर चाहिए, तो क्या वह कुछ दिनों के लिए वहाँ पर रह सकता है कि नहीं। नेल ने तुरंत इस चीज के लिए हाँ कर दी और इथेन को अंदर आने के लिए कहा। एमा कोई बच्ची नहीं होती, वह भी यह समझ गई थी कि यह उसका बॉयफ्रेंड है। नेल बहुत ही ज्यादा खुश हो गई ईथन को देखकर, क्योंकि वो हमेशा उसे याद करती रहती। बट आखिरकार ईथन इतनी दूर से चलते हुए सिर्फ उसके लिए यहाँ पर आ चुका है। बट एवा को ये बातें कहीं ना कहीं गलत लग रही थी, क्योंकि अब जो रिसोर्सेज 2 लोगों के बीच में बट रहे थे वो 3 लोगों के बीच में डिवाइड होंगे, यानी उनके रिसोर्सेज और भी ज्यादा जल्दी खत्म हो रहे थे। नेल तो अपने बॉयफ्रेंड से पूरी रात भर बातें करती है और सुबह होने पर उसे फॉरेस्ट में एक अलग जगह पर लेकर जाती है। वो दोनों तो एक ऐसे पेड़ के अंदर चले गए जहाँ अंदर की तरफ काफी सारी जगह थी। तो अब होना क्या था, इतने समय बाद मिलने पर नेल और ईथेन उस पेड़ के अंदर जाते हैं और मजे करते हैं। दोनों के बीच में दूरियां एकदम से खत्म हो गई थी। नेल को तो लग रहा था कि यही उसका सबसे कंफर्ट जोन है। कुछ दिन इस तरीके से ही बीत जाते हैं और इथेन उनके साथ ही रहने लगा था। बट डेवा ने एक दिन नेल को साफ कह दिया कि हम इथेन को ज्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रख सकते, हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और अब तो उसे यह भी डर है कि कहीं नेल प्रेग्नेंट ना हो जाए। लेकिन नेल इस बात की श्योरिटी देती है कि ये सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी, हम जरूर इसका कुछ दूसरा भी निकाल लेंगे जिससे कि हम आगे भी बढ़ सकें। अब इसी तरीके से उस पेड़ के अंदर नेल और
और ईथन बैठे हुए थे और ईथन ने तो नेल से ये कन्फ्रंट किया कि वह यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। और अब जो वह दोनों मिल चुके हैं तो ईथन ऑफर देता है कि हम बॉस्टन जा सकते हैं। बॉस्टन यहाँ से भले ही दूरी पर है, लेकिन उस जगह पर कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और कई सारे रिसोर्सेज हैं। अगर वह सभी वहाँ चले जाए तो उनकी जान बच सकती है। नेल को कुछ और नहीं चाहिए था, वह सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे इस बात के लिए हाँ कर दी। अब इन चीजों के बारे में एवा को बताया जाता है। एवा भी सुन रही थी कि कैसे ईथन समझा रहा है उस सोसाइटीज के बारे में जो यहाँ से कई हजार किमी की दूरी पर है, बट एवा इस पर भरोसा नहीं करती। वो कह रही थी कि ये सारी रूमर्स हैं कि ऐसी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं, और बिना कोई पक्के इन्फॉर्मेशन के हम इतनी दूरी तय नहीं कर सकते। उन्हें तो बॉस्टन में पहुंचने के लिए कई महीने लग जाएंगे और पता नहीं वह इतने समय तक सर्वाइव करेंगे भी कि नहीं। यह बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा, इसीलिए वह प्लान से आउट हो जाती है। बट यहाँ नेल के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह अपने बॉयफ्रेंड ईथन के साथ ही जाना चाहती है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बड़ी बहन क्या सोच रही है। लेकिन एक बार और नेल ने अपनी बड़ी बहन को समझाने का ट्राई किया कि तुम भी हमारे साथ चलो, हमें फैमिली है और हम एक दूसरे के अलावा कोई नहीं बचा है, तो हमें अलग होने के बजाय एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन एवा ने मन बना लिया था कि वह उनके साथ नहीं जाएगी। उस जगह पर खतरा हो सकता है और जब तक वह इस जगह पर है कुछ दिनों तक जिंदा रहेंगे। आखिरकार इथेन और नेल ने अपना पूरा सामान पैक कर लिया ताकि वह वहाँ से बॉस्टन की तरफ निकल पाए। वहाँ से जाते हुए एवा ने अपनी बहन नेल को समझाया कि तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से उस सोसाइटी में पहुंच जाना। नेल बहुत ही ज्यादा उदास हो चुकी थी क्योंकि उसकी बड़ी बहन जो उसकी फैमिली में इकलौती बची हुई है वह भी अब उससे दूर जा रही है। ईथन निकल पड़ा था और उसके साथ तुरंत ही नेल भी चली जाती है अपने सामान लेकर। एवा उतने बड़े घर में सिर्फ अकेली थी। वह तो अपना मन बहलाने के लिए अपना डांस परफॉर्मेंस करती है जो कि उसने नेशनल परफॉर्मेंस के लिए रखा था। कई देर तक वह इसी तरीके से डांस करती रही, लेकिन आखिरकार वह फ्रस्ट्रेट हो जाती है। एवा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी खुद की बहन ने एक अनजाने लड़की के लिए उसे छोड़ दिया और अब वह पूरी तरीके से अकेली हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें ईथेन और नेल को दिखाया गया जो कई घंटों की दूरी तय करते हुए काफी थक गए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वह आज की रात इसी जगह पर गुजारेंगे। नेल को ईथन के साथ अभी तक तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया नेल को एहसास होता है कि उसे अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। इनफैक्ट मरते समय उसके फादर ने भी कहा होता है कि तुम दोनों साथ में रहना, और यहाँ तो नेल ने एकदम उल्टी ही चीज कर दी। चाहे कैसी भी कंडीशन आए उसे अपनी बहन के साथ ही रहना चाहिए था। इसी रिग्रेट के कारण एवा पूरी रात सो नहीं पाती और अब थोड़ी ही देर में सुबह होने पर नेल यह कहने लगी कि उसे अपने बहन के पास वापस जाना है। ईथन को यह बात साफ साफ पता थी कि यह दोनों बहन एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और इस तरीके से अलग होना किसी को भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो अब ईथन बॉस सोचने के बाद यही डिसाइड करता है कि वह खुद अकेले बॉस्टन जाएगा और उस सोसाइटी को ढूंढेगा। अगर सोसाइटी मिल गई तो वह वापस से उन दोनों बहनों को अपने साथ लेकर जाएगा। ईथन ने बड़े प्यार से नेल को उसकी बहन के पास वापस जाने के लिए बोल दिया। नेल तो भागते हुए भी लगातार अपने फार्म हाउस में आती है और एवा ने जब उसे इतने समय बाद देखा तो वह दोनों एक दूसरे के गले लग गए। यानी उन्हें एहसास हो चुका था कि वह दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। उनके चेहरे पर इतनी खुशी दिखाई दे रही थी जैसे लगता है कि वह दोनों कभी झगड़ा ही नहीं करते। यानी यह बात भी सही है कि किसी चीज की कदर तब होती है जब वह हमसे दूर हो जाता है। अब बात रही इन दोनों बहनों की, तो वह हमेशा साथ रहने का डिसाइड करते हैं। उन्हें जीवन यापन के लिए जितनी भी चीजें पता थी वह करने लगी और इस तरीके से देखते देखते 6 महीने बीत जाते हैं। टोटल 6 मंथ के बाद पता चला कि नेल और एवा के पास एक बुक है जिसमें कई सारी फॉरेस्ट की चीजों और पेड़ पौधों के बारे में लिखा गया है। वो उसी बुक को पढ़ते हुए फॉरेस्ट में रिसोर्सेज जमा करते हैं जैसे कि ब्लूबेरीज, कई सारी सब्जियां और ऐसे ही नेचुरल प्रोडक्ट्स। यानी इन चीजों से तो उनके खाने पीने के रिसोर्सेज एकदम परफेक्टली मिल रहे थे। उन्होंने और भी ज्यादा चीजें अडॉप्ट कर ली थी, जैसे कि टिश्यू पेपर की जगह पर वो पत्तियां यूज करते। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही बहनों ने अपने आप को इस कंडीशन में ढाल लिया है। बट शॉकिंग बात यह है कि इतने महीनों से इलेक्ट्रिसिटी वापस आई ही नहीं। यानी पूरी पृथ्वी पर एकदम ब्लैकआउट हो चुका है और सिर्फ दिन के समय ही सभी लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। दोनों बहनें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से एक दूसरे का साथ दे रही थीं। एक दिन नेल लकर की बोतल उठाती है और दोनों ही मिलकर उसे पीने लगे। भले ही उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन कभी ना कभी वह चीट तो कर ही सकते हैं। लिक्कर की बोतल में से वह सारे ड्रिंक निकालने लगे और धीरे धीरे पीते हैं। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वह फ्यूल की
मदद से जनरेटर ऑन करेंगे। धीरे धीरे जब जनरेटर ऑन हुआ तो सारे इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस चालू हो गए थे। इतने सालों बाद आखिरकार उन दोनों ने इलेक्ट्रिसिटी का चेहरा देखा था। सबसे पहले उन्होंने पॉपकॉर्न्स बनाए और कई सारी चीजें प्रिपेयर की। फिर बाद में वो अपनी पुरानी फैमिली की वीडियोस देखने लगी जिसमें कि उसके फादर भी थे। ये दोनों नोटिस करते हुए दोनों काफी इमोशनल भी हो गए थे। वह दोनों रिकलेक्ट कर पा रहे थे वह सारी मेमोरीज जो उन्होंने अपने फादर के साथ बिताई है। खैर, वह मोमेंट तो अब वापस कभी नहीं आने वाला। धीरे धीरे हमें दिखाया गया कि उस जनरेटर की भी बैटरी डाउन हो गई है और सब कुछ फिर से ब्लैकआउट हो गया था। मन बहलाने के लिए एवा बहुत सारे डांस करती और नेल उसे देखते रहती। ये उनके एंटरटेनमेंट और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने का एक जरिया बन चुका था, लेकिन अंदाजा नहीं कि वह यह सारी चीजें कब तक कर पाएंगे। अगले दिन सभी अपने अपने प्लान के मुताबिक अपना काम कर रहे थे। नेल फॉरेस्ट में चली गई थी कुछ बेरीज इकट्ठा करने के लिए और ए वहां लकड़ियों को काट रही थी। इसी तरीके से वह अपना दिन बिताते रहते। लेकिन आज तो एकदम से कुछ गलत ही हो गया। एवा के ठीक पीछे एक आदमी दिखाई देता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। एवा ने जब मुड़कर देखा तो पता चला कि यह वही आदमी है जो कि उस स्टोर का मैनेजर था, यानी कि स्टैन। स्टैन ने बताया कि वो यहाँ से गुजर रहा था और उसकी नजर एवा पर पड़ गई। एवा काफी एकदम सस्पिशियस हो गई उसकी बिहेवियर को देखकर। इसीलिए उसने झूठ कहा कि मेरी बहन और फादर यही हैं जो लकड़ियां ढूंढने गए। शायद उसे लगा कि यह सुनने के बाद स्टैन यहाँ से चला जाएगा, लेकिन स्टैन ने मौका देखा और तुरंत ही एवा पर झपट्टा मार दिया। उसने एवा का एग्स दूर फेंकते हुए उस पर जबरदस्ती करना स्टार्ट किया। एवा बेचारी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी और आसपास कोई भी नहीं होता है। स्टैन ने सबसे पहले अपनी जरूरत पूरी की उसकी बॉडी की मदद से और फिर उसे बेहोश करके घर के अंदर चला जाता है सारे रिसोर्सेज जमा करने के लिए। उसने तो फ्यूल और कई सारे सामान अपनी कार में रख दिए थे। बेचारी एवा के साथ इतना बुरा सलूक करके वह वहां से चला गया। थोड़ी देर में जब नेल फ्रूट्स इकट्ठा करके उसके पास आती है तो वह अपनी बैंड की इस हालत को देखकर काफी डर गई। तुरंत ही वह उसे उठाती है और घर के अंदर लेकर जाती है उसका इलाज करने के लिए। अच्छी बात हुई कि एवा को सिर्फ थोड़ी ही चोट लगी होती है, बट यहाँ से उन्हें समझ गया था कि एक दूसरे को छोड़कर वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। एवा को गोली खिला दी गई जिससे वो प्रेग्नेंट ना हो और नेल ने तो दरवाजे और खिड़कियां भी बंद कर दी थी जिससे कोई अंदर ना घुस सके। देखकर लग रहा था कि उनकी कंडीशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है। उस इंसिडेंट के बाद एवा बहुत ही ज्यादा डर गई थी और अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती। नेल हर मोमेंट ट्राई करती कि वो अपनी बहन का ध्यान भटकाए और उसे एंटरटेनमेंट करे, बट इसका कुछ फायदा ही नहीं था। धीरे धीरे यहाँ पर पूरे 8 मंथ बीत चुके थे, लेकिन कोई भी अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला। चारों तरफ अभी भी ब्लैकआउट ही था। उनके रिसोर्सेज भी धीरे धीरे कम हो रहे थे और एक दिन जब नेल उन्हीं रिसोर्सेज को जमा करती है तो अचानक उसे अपने फादर द्वारा छोड़ा गया एक लेटर मिला। वो तुरंत ही अपनी बहन एवा को बाहर बुलाती है, बट जब उस लेटर को ओपन किया गया तो उसके अंदर पंपकिन के सीड्स मौजूद थे। अब निराश हुई नेल यही डिसाइड करती है कि वो इन सीड्स को प्लांट करेगी। जब वह पास में मौजूद जमीन को खोद रही थी तो उसे कुछ पत्थर दिखाई दिया जिसे वह निकालने लगी, लेकिन इतना एफ लगाने के कारण उसके बैक की एक हड्डी टूट जाती है। नेल को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और अब यहाँ अपनी बहन को चिल्लाता हुआ देखकर एवा तुरंत ही उसकी मदद करने आई। कैसे भी वह घर में लेकर जाती है और अब काफी रोने लगती है क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद एवा को कुछ भी मन नहीं कर रहा था। बट अब दोनों बहनें समझ चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो उन्हें साथ रहना होगा। अब यहाँ कुछ दिनों बाद एवा को उल्टी भी होती है। इससे वह साफ समझ गई कि गोली ने असर नहीं किया है और एवा प्रेग्नेंट है। नेल ने कहा कि हमें अबॉर्शन कर देना चाहिए, लेकिन एवा साफ बताती है कि वह इस बच्चे को अपने पास रखना चाहती है। अब ये डिसीजन म्यूचुअल नहीं था, फिर भी उससे वह आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर अब और 7 महीने बीत चुके थे और एवा का पेट काफी बाहर निकल चुका होता है। थोड़ी रिसर्च करने के बाद नेल को पता चला कि बेबी अच्छी तरीके से हेल्दी बोर्न होने के लिए उसे डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर मीट चाहिए होगा। अब यह चीजें सिर्फ एक ही चीज से निकल सकती थी कि नेल को जाकर हंटिंग करनी होगी। अपनी बहन के लिए वो करने के लिए भी तैयार हो जाती है और बंदूक लेकर निकल पड़ती है शिकार के लिए। नेल को अचानक ऊपर की तरफ से एक पिग दिखाई दिया जिसके ऊपर वो शूट तो करती है, लेकिन उस गन का रिकॉल इतना ज्यादा था कि वह नीचे गिर गई। इससे पहले नेल ने कभी भी शिकार नहीं किया था और ना ही किसी जानवर की जान ली थी, बट अपनी बहन के लिए उसे यह करना ही पड़ता है। पिग को मारने के बाद वह घर पर आकर बेरीज और बहुत सारे पॉर्क फ्राई खाते हैं, यानी इससे एवा की बॉडी को प्रोटीन मिलता रहेगा। बट यहाँ प्रॉब्लम हो गई कि बाहर की तरफ बारिश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इवन वो तो तूफान में कन्वर्ट हो गई जिससे कि उनके घर की रूफ भी एकदम से टूटने लगे थे। अचानक वहाँ पर कुछ आवाजें आई जिससे कि नल एकदम चौकन्ना हो जाती है। वो तो गन लेकर जब वहाँ गई तो पता चला कि ऊपर के एक रूफ का टुकड़ा नीचे गिर चुका है, यानी इस जगह पर रहना अब खतरे से खाली नहीं है। ये कम नहीं था कि अब एवा को पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया होता है। नेल ने जब अपनी स्टडी की तो पता चला कि उसका बेबी बर्थ लेने वाला है। ये जगह खतरनाक हो सकती है, इसीलिए वह दोनों ट्रैवल करते हुए पेड़ वाली जगह पर आ गए। एवा जैसा जैसा कह रही थी नेल वैसा ही करती है और आखिरकार इतनी मेहनत के बाद उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। साथ में मिलकर वह
वह बहुत ही ज्यादा खुश थे। एवा को भी यह सब काफी अच्छा लगता है। अब बारिश रुकने के बाद वह सभी वापस घर में आते हैं तो पहले से हालत उसकी खराब थी। ये घर रहने लायक नहीं हो गया था। तो एवा के पास एक आइडिया था। उसने कहा कि फ्यूल की मदद से हम इस पूरे घर को जला देंगे, जिससे अगर स्टैन और उसके लोग यहाँ पर आए तो उन्हें लगे कि हम जलकर मर चुके हैं। नेल ऐसा नहीं करना चाहती थी, बट यही उसे ठीक लग रहा था। उसने अपनी सारी बिलोंगिंग्स और इंपॉर्टेंट चीजें जमा कर ली थी। दोनों बहनें अब फॉरेस्ट में आती हैं और आखिरकार अपने प्यारे से घर को आग लगा देती हैं। घर उनके सामने जलते जा रहा था, बट उनके पास एक दूसरे का साथ होता है। उन्होंने इतने कम समय में फॉरेस्ट में रहने की टेक्निक सीख ली है, यानी वो सरवाइव आराम से कर सकते हैं। दोनों ही बहनें आराम से फॉरेस्ट में चली गईं और हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।